कभी ताज्जुब होता है कि हमारे एक एक थॉट्स, हमारे एक एक इमोशन कितना इन नाड़ियों में प्रभाव डालते हैं, इम्प्रेशंस डालते हैं, और उससे हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज, मतलब सब चीजें तो वहीं से आती हैं। जैसे आप शुक्र, मेद, मज्जा सब बता रहे थे। बहुत अच्छा आपने बताया। मैं बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी और बहुत कुछ समझी। और एक क्वेश्चन का मुझे बहुत अच्छे से आंसर मिल गया। मैं टॉरकॉम को हमेशा पढ़ती हूँ, तो टॉरकॉम हमेशा अपने क्रिएटिव एनर्जी, मतलब सेक्स एनर्जी को थ्रोट से जोड़ते हैं। सिंगर्स लोगों को और जो स्पीकर्स हैं उनको मतलब मिसयूज नहीं करना चाहिए अपने इस क्रिएटिव एनर्जी का, क्योंकि थ्रोट एनर्जी डैमेज होती है। तो मैं कभी कभी समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों होता है, कौन क्यों, मतलब कहाँ जेनाइटल और कहाँ थ्रोट, ना तो मुझे नहीं समझ में आता था। पर आप जब आज कुहू नाड़ी के बारे में बता रहे थे तो मैंने तब समझा कि अच्छा वो तभी इतना बोलते हैं। देखिए, थियोसॉफी बोलो, एजलेस विजडम बोलो, पूरे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स का एसेंस है ना। बस उसको उन्होंने दूसरी एक टर्मिनोलॉजी शब्द दे दिए हैं, बाकी सब चीजें वही हैं। हम नाड़ीज बोलते हैं और वो इमोशनल बॉडी और एनर्जी फ्लो और प्राणा, एथरिक बॉडी, ये सब वर्ड यूज करते हैं। बाकी जो आप ये दोनों चक्रा के बारे में बताई तो मुझे एक फियर का तो समझ में आया। पर स्वादिष्ठान के लिए हम लोग गिल्ट बोलते हैं कि जितना ज्यादा गिल्ट होता है आपका स्वादिष्ठान चक्रा डैमेज होता है। अच्छा हाँ, आपने जब मूलाधार का बताया ना कि हर चीज की क्रिएशन है, क्योंकि मैं कई बार समझती थी कि भाई हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स तो स्वादिष्ठान चक्र में है, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है ना। पर सेक्स एनर्जी का मूलाधार से जोड़ते हैं, तो वो ऐसा क्यों जोड़ते हैं मैं नहीं समझ पा रही थी। पर जब आपने आज बताया कि क्रिएशन है ना, और जो आपने आज एग्जाम्पल एक दिए इनफर्टिलिटी का, तो मैं सोच रही थी कि देखिए यही निगेटिव इमोशंस आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं। अभी आईवीएफ के कितने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, कितने न्यू, अभी जो यंगस्टर्स लोग हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और अभी मैं जो लास्ट में कह रही थी आपको कि गिल्ट का मैं हम कैसे, मतलब मैं कैसे इसको रिलेट करूं, आपने ब्रह्म ग्रंथि का बताया है ना। जैसे गिल्ट का मैं इसी पेशेंट से एक हाँ। एग्जांपल देती हूँ। इसने मेरे को ये बताया, जब मैं ये मेरे से खुल गई थोड़ी देर में। ये जो पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस था, हाँ। तो अब गिल्ट आ रहा है। तो मैं इससे पूछने लगी कि भाई आप कितनी दूर रहते हैं अपनी जिठानी से, साथ साथ रूम है? तो इसने कहा कि हम एक ही परिवार में हैं, मतलब साथ ही रूम है, और अभी हमने ना उनको अलग घर बना के दे दिया है। और लेकिन वो अभी नहीं जा रही क्योंकि थर्ड टाइम शी इज प्रेग्नेंट। और मैं आपको क्लियर बताऊं, मतलब उसकी बात बोल रही हूँ कि मुझे ना अंदर से एक गिल्ट आता है कि उसके क्यों हो रहा है बेबी, है ना। अंदर से एक मुझे तकलीफ भी है। तो मैं उसको सहन नहीं कर पाती, मैं उसको देख नहीं पाती, इसलिए मैं उससे बात भी नहीं करती। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने उसको कहा कि देखो, बिना माँ बने भी आप माँ हो, मतलब कि मदरहुड है आपके पास। मदरहुड कोई जरूरी नहीं होता कि माँ बने तभी उसके पास मदरहुड आएगा। तो आपको आज से ये प्रैक्टिस करनी है कि उसके बच्चे, वो ट्यूशन क्लासेस लेती हैं। मैंने पूछा कि आप जॉब करते हो अनेक? तो उसने कहा कि मैं इवनिंग में ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं। तो मैं कहा ठीक है। तो आपको आज से मदरहुड का रोल प्ले करना है, ना कि मदर का। तो वो मदरहुड जो होती है, ये मदरहुड का मतलब ये हुआ कि आपकी रिलेटिव, मतलब जेठानी के बच्चे भी आपके हैं, और जो आपके पढ़ाने के लिए आ रहे हैं वो भी आपके। आपको इक्वलिटी सीखनी पड़ेगी। और जिस दिन आपको अपनी जेठानी के बच्चे प्यारे लगने लगेंगे, आप गिल्ट से निकल जाओगे और आपके घर में बच्चा आ जाएगा। मतलब मैंने उसको इस तरीके से समझाया। काफी लंबा टाइम दिया, मदरहुड, सिस्टरहुड, फादरहुड,
प्रजापति, प्रजा, ये सब एग्जाम्पल देख के मैं लिख लिख के उसको उसको लिखा, फिर उसको समझाया कि जरूरी नहीं होता कि हर एक स्त्री माँ बने, पर जरूरी ये है कि हर एक स्त्री के पास मदरहुड होना चाहिए ना। तो वो ममत्व तो आपके पास पहले से ही है, बस आपको उसको अंदर से उस भाव को, गिल्ट को निकालना है। सो गिल्ट देखो अब कहाँ पे है, वो जो यूट्रस का एरिया माना जाता है अकॉर्डिंग टू हमारी जो पुस्तकें बोलती हैं स्पिरिचुअलिटी की, कि उसमें जो यूट्रस है इज रिलेटेड विद द फैमिली। फैमिली का पूरा जितना भी वाइब्रेशन है वो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। उस बच्चे का फीटस 9 महीने तक उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। और जो दोनों तरफ जो फेलोपियन ट्यूब है वो उसकी कनेक्टिविटी है, जर्नी है उसकी, फैमिली टू ओवम, मतलब कि मेल और फीमेल, सीमन मतलब कि स्पर्म और ओवम। तो जो स्पर्म और ओवम है, जहां पे वो ओवरीज हैं, वो हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और उसके बीच में जो ट्यूब है दोनों तरफ, वो उसकी जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, हस्बैंड वाइफ की, उसकी फैमिली के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर, अब साइंस तो अलग तरीके से कहेंगे कि भाई फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रोथ हो गई और फेलोपियन ट्यूब फट गई, है ना, तो एक तरफ का जो है वो फेलोपियन ट्यूब निकालना पड़ा। तो लेकिन वो जर्नी जो है, अगर हम डीपर लेवल पे उसको एनर्जी लेवल पे समझते हैं, तो वो जर्नी रुक गई कहीं बीच में, मतलब कि हस्बैंड वाइफ और साथ में वो फैमिली का बीच का डिसकनेक्शन हो गया ना, कि वो वहीं पे जर्नी स्टॉप हुई और वो फेलोपियन ट्यूब फट गई। खैर एनीवे, एक साइंस अलग चीज है और एक जो हम एनर्जी लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ऊर्जा, गहरी सूक्ष्म शरीर के स्तर पे जब बात करते हैं, तो ये चीजें कनेक्ट होती हैं और समझ आती हैं। आज नहीं तो 50 साल के बाद ये साइंस इसको बोलने लगेगी कि भाई तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी फैमिली में अच्छा नहीं है। दैट्स वाई एक राइट साइड की फिलोपियन ट्यूब अलग होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड की फिलोपियन ट्यूब अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हमारा अर्धनारीश्वर शरीर है, तो उसी तरीके से हम लेफ्ट को लेफ्ट के तरीके से उस एनर्जी को रखते हैं। लेफ्ट ही क्यों फटी, राइट क्यों नहीं हुई, है ना, राइट क्यों फटी, लेफ्ट क्यों नहीं हुई, है ना। तो इन सब चीजों के पीछे मीनिंग है उस सूक्ष्म स्तर पे। तो जो गिल्ट और अटैचमेंट, दो चीजें ऐसी हैं कि जो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड होती हैं। अटैचमेंट और सोसाइटी, मतलब एक्सटेंडेड जो फैमिलीज हैं, वो भी हमारे, या जो हमारी सोसाइटी है वो स्वादिष्ठान स्तर पे रहती है। तो उसमें भी जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, अगर हम सोशल नहीं हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा स्वादिष्ठान चक्र भी ब्लॉक्ड है, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी डिप्लीट हो रही है, हमारी सूख रही है, मतलब डिप्लीट नहीं कहेंगे उसको, ड्राई हो रही है। क्योंकि आए तो हम इस दुनिया में यही था कि सोसाइटी के साथ हंसेंगे खेलेंगे, लेकिन वो अब खत्म हो गई, ड्राई हो गई। पड़ी तो थी, वो प्राण तो पड़ा है, लेकिन प्राण का प्रवाह नहीं हुआ, है ना। प्राण का प्रवाह होता तो हम शायद सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से, और भी अच्छे तरीके से रहते, हम ऐसे कह सकते। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ सुरभि का। यस सुरभि। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते। नमस्कार। बहुत दिन से मैं ऑफ स्क्रीन ही सुनती हूँ, बहुत दिन से बिजी हो गई, लेकिन हमेशा समझने की कोशिश करती हूँ और बहुत अच्छा समझ में आता है कि साइंस तो मुझे लगता है सबको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपकी बातें सुनती हूँ और मेरी बेटी भी मेडिसिन करे, उसको बिठा के दोनों को समझने की कोशिश करती हूँ। तो आजकल उसको भी लगता है कि हम यू आर स्पीकिंग इन ए डिफरेंट लैंग्वेज, जो है हमारे से अभी हम लोग सिमिलर बातें कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये सुन के कि। लेकिन ये आज का मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लेडीज का एक मेनोपॉज आता है और उस टाइम पे हेवी ब्लीडिंग आता है, बहुत ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स
और मेरी एज के बहुत सारे हम लोग वही एज में जा रहे हैं जहाँ पे सबका यही प्रॉब्लम है। और वो जो हेवी ब्लीडिंग, वो जो सफरिंग कुछ महीने का होता है, वो किस चीज के लिए, मतलब किस एनर्जी या किस में कनेक्टेड है, किस में लैकिंग होती है कि हम ऑलमोस्ट हर कोई उसी के थ्रू जाके जाना पड़ता है सब लेडीज को। एक्चुअली ये वैसे तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। आप इसको ये समझिए कि एक नेचुरल प्रोसेस है और आपका एक शिफ्टिंग है जिसमें जो आपका मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है उसमें शिफ्टिंग हो रही है आपकी, है ना। और वो शिफ्टिंग क्या हो रही है कि जो आपकी नेचुरल जो फेमिनिन एनर्जी वाला सारा सिस्टम था, उस सिस्टम में आपकी मेच्योरिटी आ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसको खत्म हो रहा है, वो आपकी एक ऐसी मेच्योरिटी आ गई है कि आपका वो जो फेमिनिन जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे एक फिजिकल लेवल पे खत्म हो रहा है और एक इथरिक लेवल पे भी वो खत्म हो रहा है ना। तो अब क्या होता है कि कुछ की बॉडीज में जो एक नेचुरल प्रोसेस में हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी किसी के हैवी ब्लीडिंग है, किसी किसी के मूड्स में चेंज आता है, किसी किसी की बॉडी हैवी हो जाती है। ये सबके साथ अलग अलग एक प्रोसेस से वो निकलते हैं, है ना। तो ये जो हैवी ब्लीडिंग आना है, ये आपके खुद के अंदर जो हमारे सेटल्ड जो हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं और जो सेटल्ड एनर्जी पैटर्न्स हैं, उसी को वो शो करता है। जैसे हैवी ब्लीडिंग जैसे मान लो आ गई 2 मंथ्स के लिए कॉन्टिन्यूसली, कुछ देर रहेगी, एक पीक पे जाएगा, थोड़ी स्टार्ट हुई और फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद वो पीक पे चली गई, पीक पे जाने के बाद वो 10 दिन रही, उसके बाद वो धीरे धीरे आ गई, डाउन आ गया, और फिर उसके बाद बंद हो गई, फिर 6 महीने वो नहीं आएगा, उसके बाद फिर से आएगा, है ना। तो ये एक फेज है और ये है सारा आपका कि पूरी परतों को हटा देना, जो हमारे थॉट प्रोसेस थे, जो हमारी एक फेमिनिन एनर्जी का जो हमारा थॉट प्रोसेस था, वो ऑटोमेटिकली, मतलब मेच्योरिटी आप लगाओ इसको, मतलब आसान भाषा में कि एक मेच्योरिटी का जो लेवल है, पक्व अवस्था का जो एक लेवल है, और एक एक ऐसी एनर्जी जहां पर अब आप उस महिला वाली उससे थोड़े से हट चुके हैं हम, फिजिकल स्तर पे, नॉट एट द एनर्जी लेवल पे, डीपर लेवल पे नहीं हटे हैं, लेकिन हम फिजिकल लेवल पे हमारे में बदलाव आता है अकॉर्डिंग टू अवर एज। बस इतना सही हमें समझना है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जब पीरियड्स आते हैं किसी यंग गर्ल को 7th क्लास में, 6th क्लास में, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो बहुत सारी अब आते हैं हमारे पास पेशेंट, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह का उसके अंदर बदलाव है, वो ऐसा हो रहा है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा जी बहुत शरारती है, अब अगर शरारती नहीं होगा मान लो बच्चा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब नॉर्मल बोलेंगे ना। अब एक बच्चा जो है अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे की तरफ, मेल की तरफ या बॉय की तरफ, एक गर्ल अट्रैक्ट हो रही है, बॉय गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। अगर नहीं हो रहा है तो इट मीन्स वो बीमार है ना। जी। सेम इसी तरीके से हमारे साथ भी है कि हम मेनोपॉज की स्टेज से जब निकलते हैं, तो इसको हम एक नेचुरल प्रोसेस समझ के ही हम इसको आगे बढ़ाएं, ना कि जो आज की डेट में जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स तो, क्योंकि मेरा मेनोपॉज आया उससे पहले मेरे को भी ये था कि डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं ऐसा, लेकिन मेरे को खुद में ये बात समझ आई कि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको ऐसे लो कि अब ये मेनोपॉज आ चुका है और नाउ आई एम ए डिफरेंट टाइप ऑफ वुमेन, जो बिल्कुल एक अलग तरीके की महिला हूँ, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ना। मूड स्विंग होंगे क्योंकि हमारी वो परतें निकली हैं, है ना। ओके। ओके, तो उसमें कोई इमोशन की तरफ ध्यान दे के अपने आप को फिर ऐसे ठीक करना जरूरी है? मैम, चलो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इमोशंस आएंगे, ठीक है,
और मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि हर महिला एक्सपेक्ट करती है अपने सामने वाले से, चाहे हस्बैंड से, चाहे बच्चों से, वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं इस मीनोपॉज से निकल रही हूँ और मेरे से कोई पूछे, है ना। और ये होना भी चाहिए अगर हम एक अच्छी फैमिली में हैं और हमारी फैमिली, हम एक दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये मेरा प्रोसेस है और मैं इस प्रोसेस से निकल रही हूँ, तो मुझे ही इस प्रोसेस को एक अवेयरनेस, एक ऑब्जर्वर के तौर पे मुझे ही इसको रखना है, ना कि इमोशंस आए तो मैं किसी दूसरे को बताऊं। अगर कोई सुनता है इट्स ओके, कोई वेलकम करता है ओके, अगर नहीं करता है तो बी अवेयर कि मैं अवेयरनेस में अपने आप को एक कंप्लीट लेडी देख रही हूँ, है ना। मैं वो कंप्लीशन देख रही हूँ कि मैं खुद अपने आप में खुद मजबूत हूँ। ये भी मेनोपॉज हमें सिखाता है। आप हैवी ब्लीडिंग है और आप लेटे हुए हैं, कोई आके पूछेगा इट्स ओके, अगर नहीं पूछेगा तो भी आपको स्ट्रांगली, आपको जूस भी पीना है, आपको स्ट्रांगली फ्रूट्स भी खाने हैं, बिकॉज यू हैव टू रिकवर, कि जो ब्लीडिंग हुई है उसको रिकवर भी करना है, तो आपको खुद ही करना है। वो आपने दूसरे से अगर आशा रखोगे तो फिर वो हमारे मूड स्विंग होंगे, है ना। जी जी किसी से आशा नहीं करनी है कि हाँ जी कोई आके पूछेगा। 3-4 साल की बात है, 4 ईयर में आप मजबूत हो रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ले रहे हो। 4 साल तो लगते ही मीनोपॉज आने में। तो आपको खुद मजबूत होके आपको खुद ही संपूर्णता सीखनी है। ओके। जी 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 जी। और ये मेल को भी होते हैं? मेल को डिफरेंट टाइप, बिल्कुल ओके। डिफरेंट। मैं और नहीं, आगे नहीं करूंगी, बहुत लोग हैं। हाँ कभी सुनिए मैं भी आपको, जैसे जब भी टाइम होगा तो मेल का थोड़ा पार्ट और तो भी और सब। भी लंबा है। मेल का पार्ट बहुत दीदी, लंबा है। जैसे आपने कहा ना कि जी हर लेडी को इससे नहीं गुजरना पड़ता है। बहुत से, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरी फ्रेंड्स लोगों ने मेरे दिमाग में ये फीड कर दिया था कि उस समय सुसाइडल थॉट्स आते हैं और हीट फ्लैशेस हम्म, और बहुत बहुत तरह तरह की, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स पहले हो चुकी थी तो वो मुझे इतना बोल चुकी थी, और मेरा वो कब पीरियड आया और चला गया मुझे पता भी नहीं चला। यस। मतलब मैंने कोई भी अपने में बदलाव नहीं दिखा, सिर्फ एक ही चीज देखा था, मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। फिर डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकल रहा है, एडिपोज टिश्यू थोड़े बढ़ जाते तो कोई वरी की बात नहीं है, 2-3 kgs आपके बढ़ना कोई नॉर्मल है ये हार्मोन के कारण। बाकी ये इमोशन सुसाइडल थॉट, मतलब इतना लोगों ने मिथ भर के रखा है एक लेडी को कि आप उस पीरियड से गुजरने वाले हो, तो वो आदमी पहले से ही थोड़ा सा डर जाता है। रह जाता और आपके पास कितना अच्छा एक टूल है मेडिटेशन, आप उससे जी मेंटल और इमोशनल उसको बैलेंस कर सकते हो। और जो संगीता जी ने कहा कि आपको खुद काम करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि सिर्फ हम्म, मेडिटेशन इनफ नहीं होता, आपको उस समय डाइट, आपका रेस्ट पीरियड, रिलैक्सेशन, आपका ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। है। यस वैशाली जी। संगीता दी, सबसे यस। पहले तो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए वैशाली जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपकी वजह से मैं मेडिटेशन की ओर अभी ज्यादा आकर्षित हुई हूँ। इतने फायदे पता चले हैं। और सच कहूँ तो मैं बोलती हूँ, लेकिन रोज इतनी कंसिस्टेंसी से हो नहीं पाता है। बट एटलीस्ट एक बार दिन में तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, कोशिश यही रहती है। और दूसरी बात यह है कि अभी इतने में जो अभी हमारी बात निकली थी कि कुछ लोग गुस्सा करते हैं तो चलो जाने दो करके छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग बहुत दिनों तक बात नहीं करते। तो मेरा सवाल ये है कि दोनों में क्या अच्छा है कि आप बात ना करते हुए जाने दो बोलो, फिर भी आपके दिमाग में तो वो चलता रहता है उस व्यक्ति के प्रति, तो ब्लॉकेज नहीं क्रिएट होगा। और जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड में वे में उसी समय खत्म कर देते हैं बात को, बात करके या थोड़ी देर में, तो वो हल्के नहीं हो जाते हैं। तो इसका क्या असर है? आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, आप अपना एक्सप्रेशन दे दो ना। मैं आप अपना एक्सप्रेशन दो। हम्म मतलब जो एक ही यूनिवर्सल रूल है, एक ही यूनिवर्सल लॉ है, हम्म दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करना।
अपनी टेरिटरी में आप जो अलाउड है बोल दो, आप बोलो जो आपको नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन अब दूसरे की टेरिटरी में एंटर होके ये सोचो कि उसको असर हुआ या नहीं हुआ, या वो मेरे वो जो बोले जा रहा है वो क्यों बोले जा रहा है, वो उसकी टेरिटरी है, वो बोलने दो उसको। समझ रहे हैं आप अपना एक्सप्रेशन ये दे दो कि भाई मुझे ये बात पसंद नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ये नहीं बोलोगे, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपनी बात बोलेंगे। यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि आप अपनी टेरिटरी में जो भी बोलेंगे अलाउड है, नहीं बोलेंगे वो भी अलाउड है, बोलेंगे वो भी अलाउड है। लेकिन आप दूसरे की टेरिटरी में घुसकर ये नहीं कह सकते कि भाई तू ये गलत कर रहा है लेकिन ना। संगीता दी, मेरा ये सवाल था कि जैसे अगर मेरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत स्वभाव है कि मैं थोड़ा सा मुंह पे बोल देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, 2 मिनट में मैं याद भी नहीं रखती हूँ कि किसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। लेकिन जो लोग इस तरह करते हैं, तो मेरा ब्लॉकेजेस से सवाल था। जैसे आपने कहा ना कि बहुत दिनों तक हम अपने मन में दबा के रखते हैं तो वो प्रेशर आता है, तो मेरा उससे सवाल है कि क्या ये इफेक्ट करता है? नहीं दबाना, नहीं दबाना नहीं है आपने, आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो आप, लेकिन ऐसा भी नहीं दे सकते कि जैसे आप कह रहे हो कि मेरा नेचर है, ओके नेचर है, आप आपका नेचर है कि आप बिल्कुल बोल देते हैं, ओके, बट आप सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात। सेंटेंस आपने बोला कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो तू नहीं, मतलब आपने तो उसकी टेरिटरी में एंटर हो गए। आप ये कहो कि भाई मेरा पर्सनल सुझाव ये है या मेरा पर्सनल नेचर ऐसा है कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, आपको अपने ऊपर आना है ना, दूसरे के लिए कुछ बोलने का राइट नहीं बनता। दूसरे की अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस है, पता नहीं कैसे होगा, तो आप अपना पक्ष रख सकते हो कि मुझे ऐसे पसंद नहीं है भाई। अब वो बदलेगा नहीं बदलेगा वो उसका काम है, तो आप बोल सकते हो, तो ब्लॉक क्रिएट नहीं होता। अगर मैं ये सोचूं कि वो बंदा ही खराब है तो ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, बोलेंगे तो भी, नहीं बोलेंगे तो भी। हमें सिर्फ अपने तक सीमित रहना है सोचने के लिए। बस अपनी टेरिटरी में रह के बात करनी है, अपने टेरिटरी से जो कूदा उसने गलती कर दी, लॉ ऑफ कर्मा का साइकिल शुरू। पर संगीता जी, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगी, मैं क्योंकि इस चीज को फेस करी हूँ कि जो बहुत मुंह पर बोलते हैं, जिनको ब्लंट बोला जाता है, उनके रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं। हम भले ही कहते हैं कि मास्किंग नहीं करना चाहिए, परंतु आ, अगर आप किसी को कोई शब्द बोल रहे हैं, सामने वाले को उसकी गलती ही बता रहे हैं, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, घुमा के नहीं बता रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, कोई सुनना पसंद नहीं करता है। हाँ, हमें हमारे थोड़ा वर्ड्स जो होते हैं ना, हमारे जो शब्द होते हैं वो मैजिक हैं। एक वाइट मैजिशियन आप बन सकते हैं, बहुत अच्छे से घुमा फिरा के सामने वाले को बता सकते हैं कि आपको बात पसंद नहीं आई, या अच्छे अच्छे शब्द बोल के वाइट मैजिशियन बन सकते हैं। और जो ये मैं वहां का बता रही हूँ ना आपको, क्या है, एग्रीमेंट्स का, वहीं पे आप जो ब्लंट होके एकदम तुरंत आप किसी के सामने मुंह बोल देते हैं ना, फिर वो ब्लैक मैजिशियन हो जाते हैं, फिर सामने वाले से आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि मैं उस पीड़ा को सह चुकी हूं ना, क्योंकि सामने वाला बोलता है मैं तो बहुत फॉरवर्ड हूं। अरे भाई, अगर जिस दिन मैं फॉरवर्ड हो जाऊंगी तो तुम मेरे साथ नहीं बात कर पाओगे, क्योंकि मैं फॉरवर्ड नहीं हूं। मैं बहुत सोच के बोलती हूँ कि मैं कहीं कर्म तो नहीं क्रिएट कर रही हूँ कुछ बोल के, पर सामने वाले को अपनी भाषा, समझ रहे हैं आप वैशाली, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस बोल रही हूँ कि अपने वर्ड्स को एक व्हाइट मैजिशियन के तरीके हमें से। स्लाइटली डिप्लोमेटिकली प्रेजेंटेशन करना चाहिए। हाँ, मतलब आप बात भी रखिए, सत्य तो बोलना है कि आपको पसंद नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, परंतु थोड़ा अच्छे वे में, नॉट दैट वे में, है ना। या अंडरस्टूड, थैंक यू। यस शोभा जी, लास्ट। आत्मवंदन नीता मैम, आत्मवंदन संगीता जी। हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि वैसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? मैं, हाँ, पिछली बार आप बीमार थे। ओके, अभी मैं ठीक हूँ। अभी इनका बर्थडे मंथ चल रहा है। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड इन एडवांस। अरे अगले मंगलवार को करना, फ्राइडे को इनका, अगले फ्राइडे को। ओहो, मुझे ओके। तो कुछ याद नहीं था। मुझे तो याद है, इसलिए तो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ संगीता जी।
थैंक नेक्स्ट यू। राइट। यस। मेरा क्वेश्चन है मैम कि है ना, मेरे हस्बैंड डोमिनेटिंग नेचर के हैं, मतलब वो बोलने भी नहीं देते, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो हमारे किस चक्रा पे उसका ज्यादा असर होता है मैम? देखो, अब आप आपके जैसे मान लो डोमिनेटिंग है, अब हम्म, आप प्रैक्टिकली देखो कि डोमिनेट कर रहे हैं, हम्म, तो आप बोलते हो अपोजिट, बोलते नहीं, हो, नहीं रहते हो, सुनते, सुनना ही नहीं है तो बोलते तो सब मुंह से आवाज ही नहीं निकालो, चुप रहना है। चुप रहना है। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि हम्म, कई लोग मौन रह के अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, वही होता है मेरा। सेपरेशन। हम्म, हम्म। हम्म, देखो, आपका जो एज पर जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, जी, वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। और लिटिल बिट विशुद्धि चक्र ऊपर की तरफ और नीचे जो है हम उसको मणिपुर चक्र से कनेक्ट करते हैं। तो ज्यादा इफेक्ट वो हार्ट के ऊपर आता है। तो उसका इफेक्ट जब हार्ट पे आता है तो फ्रीजिंग ऑफ हार्ट होता है, या सर्वाइकल पेन आता है ना। तो ये इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन अगर आपकी सुनने की एबिलिटी अच्छी है, आप हम्म, बिल्कुल आराम से पीसफुली वो जो भी बोल रहे हैं, हम उसको डोमिनेटिंग नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे कि उनका जो बोलने का तरीका है वो अब डोमिनेटिंग तरीका है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेटिंग तरीके से ही बोलते हैं, चाहे वो आप हो, और चाहे वो आपका बच्चा हो, और चाहे वो आपका सर्वेंट हो, कोई भी। तो वो एक डोमिनेटिंग तरीके से जो बोलने का एक लहेजा है, अगर वो वैसा ही सबके साथ है तो हम्म, वो एक लहेजा है, वो एक उनकी कॉमन प्रैक्टिस है। तो कॉमन प्रैक्टिस में तो ओके। लेकिन आपके साथ अगर पर्टिकुलरली ये है, तो अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो आपकी जो सुनने की एबिलिटी है, आप उसको थोड़ा और एनहेंस कर सकते हो, या कर चुके होगे आप, जी, कि आप सुनो और उसका इम्पैक्ट आपके हार्ट पर नहीं आना चाहिए। अगर हम वैसे देखें तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आता है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। तो डायरी मेंटेन कर सकते हैं आप उसके लिए, डायरी मेंटेन करके, और आप अपने बच्चों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे अगर आपकी बात को सुनना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा साधन है कि आप अपने बच्चों के साथ वो शेयरिंग करिए, है ना। वो भी नहीं कर सकते मान लो, तो फिर आप अपना कोई जैसे कोई गॉड है, कोई ऐसा कोई पिक्चर पसंद करते हैं, कोई ऐसा मास्टर पसंद करते हैं, जैसे टॉरकॉम अगर आप पसंद करते हैं, तो आप उनको इनवाइट करके भी अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे मतलब मैं बताती हूँ कि जैसे मुझे कोई अगर दिक्कत आती है, तो जैसे महर्षि चरक हैं, मुझे आयुर्वेद में जब भी मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं हर उनके सूत्र को समझ पाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको इनवाइट करती हूँ, और उनको उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रे करती हूँ उनसे कि मेरे को जो भी चीज़ ना समझ आए तो उसमें आपको मेरी मदद करनी है ना। तो आप ऐसे किसी मास्टर को इनवाइट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और उनसे शेयर करिए। क्योंकि लैंग्वेज की अभी बात बताई कि लैंग्वेज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस अलग है, और एनर्जी लेवल पे जो आप अगर उनको कन्वे भी करेंगे, आपकी वाइब्रेशंस देखो। अब वही चीज है मैम कि हमारे चारों तरफ जो एस्ट्रल बॉडी है, उसमें सब कुछ फीड हो रहा है ना। तो आपको वो जो फीडिंग है वो अच्छी फीडिंग देनी है, तो आप प्रे करो और इनवाइट करो किसी मास्टर को, और कहो कि मैं ऐसे सुनती हूँ और उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो यू कैन शिफ्ट योर शेयरिंग, जो आप हस्बैंड के साथ नहीं कर सकते तो आप किसी अपने मास्टर के साथ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। बहुत साधन है मैम, बहुत साधन है। आप प्लांट्स के साथ भी शेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशनल लेवल पर तो ये ऑल आर सोल्स। तो
अब वो आपका एक एग्रीमेंट ऐसा है कि आप प्यार से भी बोल सकते हैं उनसे, और ज्यादा प्यार से पेश आओ। लेट अस ट्राई करके देखो, अलग अलग सवाल एक ही है, उत्तर जी अलग अलग देखो, ढूंढो जरा उत्तर, जी। है ना। तो उत्तर अलग अलग ढूंढोगे तो मे बी कि आप सक्सेस भी हो जाओ, यस मैम। है ना। जी। क्योंकि संगीता जी, जब मेरी एक फ्रेंड थी जिसके मुझे अ, व्यवहार नहीं पसंद था और वो मुझे बहुत डोमिनेट करती थी, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ अपने फैमिली के, पर उस फ्रेंड के साथ काम करते करते मेरा दम घुटता था। मैं बहुत सी चीजें उनको बोलना चाहती थी, पर मैं कहते हैं ना, शिष्टाचार और एक डर था कि वो मेरी फ्रेंड खो न जाए, हम्म। उसके कारण मैं बहुत अपने को सप्रेस करती थी। और घर ही में आके ना अंदर काफी बार सोचती थी कि मैं क्यों उसके साथ काम कर रही हूँ। मुझे लाइफ में कभी थायराइड नहीं हुआ था, मेरे थायराइड शुरू हो गया था। हम्म। और फिर मैंने अपने को हील किया और उस फ्रेंड से भी मैंने डिस्टेंस बनाया, क्योंकि मैं किसी के अंडर में नहीं काम कर सकती। मतलब एक इक्वालिटी हो तो मैं करूंगी, कोई मुझे दबाएगा तो मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं उससे डिस्टेंस बनाई। तो मैं एक बात बता रही हूँ शोभा जी को, कि जब हम अपनी गुस्से को हम सप्रेस कर लेते हैं, वाणी के द्वारा नहीं बोलते हैं, तो जैसा भी संगीता जी ने बताया ना, वो भी उस समय मेरे को थोड़ा सा डॉटर के साथ भी इशू चल रहा था, उस फ्रेंड के साथ भी चल रहा था। तो फिर मैंने भी प्लांट्स को जाके बोलना शुरू किया, क्योंकि किसको बोलूं, हस्बैंड लोग तो सुनते नहीं है, उनके लिए तो सभी अच्छे हैं, लोग हैं, तुम अपना देखो। तो मैं प्लांट्स लोगों के पास जाके बोलती थी, या अपने बुद्धा के पास जाके उनके सामने बोलती थी कि मेरे को आज ये पसंद नहीं आया, मुझे ये पसंद नहीं आया, देखो मैं फिर भी काम कर रही हूँ उसके साथ। मतलब एक्सप्रेस भी करती थी, मेडिटेशन भी बढ़ाया, बहुत सी चीजों को। तो अपनी वॉइस को, अपनी बोलते ना उस गुस्से को कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करना है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे मास्टर हो, चाहे भगवान हो, चाहे कुछ भी हो, पर किसी फ्रेंड के साथ नहीं करना है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि अगर दुख है तो कमरा बंद करो और खुद बैठ के वो कर लो। पर क्योंकि जितना आप अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करते हैं ना, उतना मल्टीप्लाई होते जाता है अपना नेगेटिव इमोशंस और अपने थॉट्स। नहीं, तो वो मैं फ्रेंड एस्ट्रल लोग के बॉडी साथ, में मैम, वो एस्ट्रल बॉडी में आपकी फोल्डर भारी हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो फ्रेंड लोग के साथ नहीं, जी प्लान्स वगैरह, या अपने बच्चों के साथ तो हम सभी लोग करते ही हैं थोड़ा बहुत जी। अपने प्रॉब्लम्स को शेयर। तो थैंक यू शोभा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीता जी। अब अनाहत चक्रा की तरफ चलते हैं हम, जहाँ पे विशुद्ध प्रेम ओके, मैं फोन लाती हूँ। बिल्कुल। फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज को अच्छे से समझिए और अवेयर रहिए अपने थॉट्स और अपने इमोशन के प्रति, क्योंकि एक एक चीजें हमारे शरीर को बनाती और बिगाड़ती हैं। मैं जो है ये है श्री हित 84 जी का अ, एक पदावली है, उसका थोड़ा सा हिंदी पहले बताती हूँ। कि जो गोपी जन है, एक लाइन हम बार बार बोलते भी हैं इसमें, कि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अब भाई प्रेम किया है, उसकी एक रीत बन जाती है, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। जिसने रंगीलापन किया होगा, जो रंगीला रहा होगा, जो रंग में रंगा होगा, वो ही ये प्रीति की रीत जान सकता है। रीत मतलब एक फिर एक ट्रेंड बन जाता है। रीत का मतलब एक ट्रेंड बन जाना। जब आप प्यार करने लगते हो तो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, फिर आपको जो मन के अंदर जो दुविधा है वो खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। वो ये कहते हैं कि मन के अंदर आपका मन भी प्रेम, आपकी वृत्तियां भी प्रेम, आपका शरीर भी प्रेम, आपकी आत्मा भी प्रेम, सब कुछ प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो अगर हमने ऐसा प्रेम किया है, तभी हम उसकी रीत जान सकते हैं। तो क्या कहते हैं वो, कि श्री राधा के नेत्र कटाक्ष से बींद कर अविचल और अनन्य प्रेमी बने हुए हैं। कौन? जो रसिक गोपी जन है।
अब वो क्या कह रहे हैं कि राधा जी के जो नेत्र हैं उनकी कटाक्ष के साथ, कटाक्ष से बींद कर, अविचल और अनन्य। अविचल और अनन्य का मतलब हो गया कि आंख बस एक बार देखने लगे तो आंख झपके ही ना, अविचल, चले ही नहीं, आंख की पलके वहीं ठहर गई। इतना प्रेम जो गोपी जन है, जो रसिक जन है, वो बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ श्री राधा जल है और वो मीन है, मतलब जितने भी गोपी जन है वो मछलियां हैं और राधा जल है। अब जैसे जल का और मीन का जो संगम है वो कभी अलग नहीं होता, वो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसी तरह श्री राधा अद्भुत रस पुष्प है और वो मधुकर है, यानी कि वो भंवरे हैं जो गोपीजन है, और जो राधा जी हैं वो पुष्प हैं। अब ऐसा प्रेम प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो ये प्रीत मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ना इतना गहरा रिश्ता, हर पल जब हम ऐसा करने लगते हैं, धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं, तब ये रिश्ता जल और मीन का, पुष्प और मधुकर का, जैसे ये रिश्ता बता रहे हैं ऐसे ही रिश्ता डेवलप होने लगता है। तो वहां पे इन्होंने एक वर्ड लिखा, वृंदावन रस में मधुकर और मीन की एकत्र वृत्तियों द्वारा आस्वाद किया जाता है। यानी कि वृंदावन रस का मतलब क्या हुआ, हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। जब आप बार बार प्रेम की बात करेंगे, जब बार बार प्रेम से व्यवहार करेंगे, हम उन्हीं पलों में डूबे रहेंगे, हम उन्हीं क्षणों में डूबे रहेंगे, तो आपके चारों तरफ खुद में ही एक वृंदावन क्रिएट हो जाएगा ना। आपका जो घर है, इस घर के अंदर जब आप इतने ही प्रेम भाव से रहेंगे तो वो आपका घर ही वृंदावन बन जाएगा। तो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, गहरा है। और इसको मैं अभी लिखना शुरू कर दिया है, और बहुत हम एक दिन जरूर, ये जैसे ही हमारा खत्म होगा वाइटल बॉडी मेडिसिन, फिर हमारा विशुद्ध प्रेम के एपिसोड शुरू होंगे। बहुत बहुत सुंदर, इतना सुंदर आप बताती हैं इनका। और अभी जो आपने बोला राधा और उनका गोपीजन। गोपिका, मतलब कभी भी सोचती हूँ कि कैसे होता होगा, मतलब कैसे देख पाते होंगे हम, वर्ड्स में वो अनुभूति नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत अनुभूति कर पाते हैं। और, हम्म। बहुत सुंदर बताते हैं आप। ये ना मतलब और भी ज्यादा गहरी साइंस है। अभी तो हम बहुत थोड़ा मतलब ये प्रेशर भी है ना कि बंद करना है, ये प्रेशर भी है कि बहुत देर हो गई है, तो उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन नहीं हो पाता। और अगर इसको ज्यादा पढ़ने लगो तो फिर वो और आधा पौना घंटा निकल जाएगा, क्योंकि इतना डीप है। इसलिए मैंने इसकी हिंदी पढ़ दी है इसका, क्योंकि वो दूसरा मीन और मधुकर वाला जो है वो पदावली और ज्यादा प्यारी है। और इसको हम ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर हमें पूरा आधा घंटा चाहिए इसको। नहीं नहीं, जब आप सेशन लेंगी ना तो हम्म। डेफिनेटली हमारे अंदर बदलाव तो आएगा, क्योंकि जितना हम प्रेम की बातें सुनते जाएंगे तो हमारा भी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। और जैसा कि आपने कहा, हमारे सबके हृदय स्वयं के वृंदावन बन जाने चाहिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीता जी।